स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लिटरेचर के टॉपिक्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस दिए हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला वीडियो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दिया। दूसरे वीडियो में मैंने आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए। उसके बाद एंग्लो नॉर्मल पीरियड के क्वेश्चन दिए। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको चौसर एज यानी कि 1340 से 1400 ईस्वी तक इंग्लैंड में चौसर एज कही गई है। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको चौसर एज से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। इसमें कोई भी मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। मैं जो चौसर एज के बारे में बताऊंगा आप उसको बड़े ध्यानपूर्वक फॉलो करें, देखें, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा उसमें चौसर एज से, इसी वीडियो से मैं जो समझा रहा हूं, मैं इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूंगा। ध्यान रखिए, मैं चौसर से संबंधित आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ चौसर एज, जो इंग्लैंड में उस समय क्या कंडीशन थी, उस समकालीन परिस्थिति क्या थी, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो जब हम बात करते हैं चौसर एज की, तो चौसर एज मैंने लिखा है 1340 टू 1400, और ये आपका 1340 टू 1400 ये भी मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंतर्गत आता है। एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मल, जिसको भी हम एंग्लो नॉर्मल को मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं, तो चौसर एज 1340 से 1400 भी मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंतर्गत आता है। और मैंने यहाँ आपके सामने कुछ पॉइंट अप लिखे हैं। हम इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला मैंने पॉइंट लिखा है, अगर चौसर एज की बात करें तो इस एज को द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन कहा जाता है। साथ में मैंने लिखा है मेडिवल। आप पहले समझिए, द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन, चौसर एज को क्या कहा जाता है? द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन। उसका कारण ये है कि अगर हम बात करें चौसर एज की, तो चौसर एज चूंकि मध्य इंग्लिश पीरियड है, मिडिल इंग्लिश पीरियड है, तो उस समय शिवैलरी यानी कि बहादुरी, वॉर, जो कि कांस्टेंट वॉर चल रहा था फ्रांस के साथ, जो कि लंबे समय तक चला, उसके बारे में, प्रेम, लव पॉइंट्स, रिलीजन और धर्म, इन सारी चीजों का लेखा जोखा हमें चौसर एज में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम चौसर एज की बात करें तो यहाँ चौसर का जो लाइफ है वो 3 राजाओं के जीवन के बीच में गुजरा है। अगर हम बात करें तो चौसर का जन्म जब हुआ तो उस समय इंग्लैंड के राजा का नाम था एडवर्ड III। अगर हम चौसर की लाइफ स्पान की बात करें, उनकी राइटिंग सेक्शन की बात करें, उस समय इंग्लैंड के राजा थे रिचर्ड II। और साथ ही साथ रिचर्ड II के समय पर लगभग पिछले 100 वर्षों से युद्ध चला आ रहा था फ्रांस के साथ। फिर तीसरे राजा हुए हेनरी IV, और वो कब हुए? जेफरी चौसर की डेथ से 1 वर्ष पहले। जेफरी चौसर की डेथ से 1 वर्ष पहले। तो आपने देखा 3 प्रमुख राजा हुए चौसर की लाइफ हिस्ट्री में। पहले हुए एडवर्ड III, जब उनका जन्म हुआ तब एडवर्ड III राजा थे। उसके बाद जब उन्होंने राइटिंग अपना स्टार्ट किया तो रिचर्ड II राजा थे फ्रांस, और फ्रांस के साथ युद्ध लगातार चल रहा था। और उसके बाद हेनरी IV, जो कि चौसर की मृत्यु से 1 वर्ष पहले राजा बने। तो 3 राजाओं का शासनकाल चौसर ने देखा। अगर हम इस एज की बात करें तो इस एज में बहुत ज्यादा, आप कहें, मैंने यहां एक शब्द लिखा था ट्रांजिशन और अनरेस्ट, दोनों शब्द आए हैं। अनरेस्ट धर्म के नाम पर अनरेस्ट, अनरेस्ट इकोनॉमी के नाम पर अनरेस्ट, ट्रांजिशन जो लगातार परिवर्तन हो रहे थे इंग्लैंड की सोसाइटी में, इंग्लैंड के राष्ट्रीय नियमों में, वहां इंग्लिश सोसाइटी के जो लोग थे उनकी सोच में जो परिवर्तन हो रहे थे, इसलिए इनको ट्रांजिशन कहा गया। अब अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है मिजरीज ऑफ मासेस एंड द ब्लैक डेथ। चौसर युग में
जो सबसे बड़ी कंडीशन थी, अगर बुरी स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति थी मिजरीज ऑफ मासेस की। क्या कारण था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार 100 वर्षों से ऊपर के समय से फ्रांस से युद्ध चल रहा था। इस कारण से रिचर्ड सेकंड जो कि राजा थे इंग्लैंड के, उन्होंने आम जनमानस जो थी, जो कॉमन पीपल थे, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए, बहुत भारी मात्रा में टैक्सेस लगाए, और उस टैक्सेस के कारण महंगाई इंग्लैंड में चरम सीमा पर पहुंची। लोगों की स्थिति ये हो गई कि 24 आवर में 18 आवर काम कराया जाता था और 8 आवर की सैलरी दी जाती थी। ये स्थिति थी, इसलिए हमने लिखा मिजरीज ऑफ मासेस। दूसरा है द ब्लैक डेथ। आज हम जब 2020 की बात करते हैं, कोविड चल रहा है, अगर हम 64 एज की बात करें तो उस समय ब्लैक डेथ के नाम से प्लेग फैला, जिसमें अगर आपको जानकर शॉक होगा कि 1/3 इंग्लिश पॉपुलेशन की डेथ हो गई। 1/3, 1/3 हिस्सा इंग्लिश पॉपुलेशन का मर गया उसमें, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक डेथ। ठीक है ना? तो दूसरा पॉइंट ऑफ ये आया। तीसरा मैंने आपको लिखा है रिवोल्ट बाय पीसेंट। क्या हुआ? जब इंग्लिश सोसाइटी पर, और अधिकतर लोग उस समय चूंकि किसान हुआ करते थे, फार्मिंग कंडीशन से जुड़े हुए थे, तो जब बहुत अधिक टैक्स लगा सॉरी, और किसानों की दशा आप कह सकते हैं दुर्दशा में परिवर्तित हो गई, कंडीशन बिकम पिटिएबल डे बाय डे, देन ग्रुप ऑफ पीसेंट जो थे वो लंदन आए, और लंदन में आकर उन्होंने जो राजा थे आपके रिचर्ड सेकंड, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, एक मार्च निकाला लंदन में। और जब वो मार्च निकाला तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा रिवोल्ट बाय पीसेंट्स, यानी विद्रोह किया उन टैक्सेस को वापस लेने के। इस रिवोल्ट के बाद जो रिचर्ड सेकंड थे, उनके बाद जब हेनरी फोर्थ राजा बने, तब उन्होंने लैंड रेवेन्यू से संबंधित कई टैक्सेस में सुधार किए और लैंड रेवेन्यू से संबंधित कई चीजों में सुधार लाए, और तब जाकर इंग्लैंड के जो किसान थे उस समय के, उनको राहत मिली। ये सारी चीजें जो मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, चौसर को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपको चौसर के क्वेश्चन लिखाऊंगा, चौसर की कैंटरबरी टेल्स, प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये सारी मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे यही सारी चीजें जो हैं वो सबके सब आपको उनकी राइटिंग में देखने को मिलेंगी, या उनके समकालीन जो लेखक हैं उनकी राइटिंग में देखने को मिलती हैं। फिर बात आई करप्शन इन चर्च। 64 एज में अगर सबसे बड़ा कोई ब्लैक स्पॉट था तो वो था करप्शन इन चर्च, बिकॉज द चर्च वाज द फॉरमोस्ट रिलीजियस प्लेस। हर व्यक्ति जो कि क्रिश्चियनिटी से संबंधित था, वह रोमन कैथोलिक चर्च पर पूर्ण आस्था रखता था। लेकिन 64 एज में जो चर्च संबंधी कैरेक्टर हुआ करते थे, चाहे वो प्रीस्ट हों, चाहे समनर हों, चाहे आपके पार्डनर हों, अत्यधिक करप्ट हुआ करते थे। अब सोचिए, अगर चर्च करप्ट होगा तो ऐसे समाज की स्थिति क्या होगी? 64 की अगर हम बात करें तो 64 का प्रोलोग जब हम पढ़ते हैं, कैंटरबरी टेल्स का प्रोलोग पढ़ें, तो प्रोलोग में उन्होंने एक जगह लाइन लिखी है, इफ द गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, यानी कि यदि सोने में जंग लग जाए तो लोहे का क्या होगा। अर्थात जब चर्च से संबंधित कैरेक्टर भ्रष्ट हो जाए तो आम समाज का क्या होगा। ये 64 ने सब कुछ लिखा है। तो उस समय बहुत अधिक करप्शन था चर्च में, और इसका प्रभाव ये हुआ चैलेंज टू द कैथोलिक चर्च। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, उस समय जो प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट के लीडर हुआ करते थे जॉन वाइक्लिफ। तो जॉन वाइक्लिफ ने रोमन कैथोलिक चर्च की जो अथॉरिटीज थी उसको चैलेंज कर दिया। बहुत अधिक आप कह सकते हैं कि विवाद हुआ, खासतौर से किसके लिए कि किसी भी प्रकार से ये करप्शन जो था चर्च का वो समाप्त हो। हम 64 को जब पढ़ते हैं डिटेल में, तब हमें लगेगा कि 64 ने बिल्कुल पिक्चर गहरी, 64 को कहा जाता है पिक्टोरियल आर्टिस्ट, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने समकालीन समाज, जो उस समय कंटेम्पररी सोसाइटी थी, इंग्लिश सोसाइटी, उसको अपने शब्दों के माध्यम से इतना बखूबी प्रदर्शित किया है
कि आप जब चौसर की कैंटरबरी टेल्स और उनका प्रोलोग पढ़ते हैं तो स्वतः ही आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चैलेंज टू द कैथोलिक चर्च और उसके लीडर कौन थे? जॉन वाइक्लिफ। उसके बाद राइज ऑफ ह्यूमनिज्म यानी कि मानवता का उदय हुआ। सॉरी, मानवता का उदय जो था उसके लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट यहां मैं वर्णन करूंगा मूवमेंट का। तो दो बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट जो हुए, पहले का नाम था रेनेसां मूवमेंट और दूसरे का नाम था रिफॉर्मेशन मूवमेंट। इन दो मूवमेंट ने आप कहें तो इंग्लिश सोसाइटी की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित किया, रेनेसां मूवमेंट और रिफॉर्मेशन मूवमेंट ने। कैसे? सुनिए। उस समय क्या था कि इटली, रोम और ग्रीक जो थे वह सेंटर ऑफ एजुकेशन माने जाते थे। खास तौर से अगर बात करें इटली, तो दो इटली के लीडर हुए, राइटर भी थे, क्योंकि एक का नाम था पेट्रच और एक का नाम था बोकैक्लियो। इन दोनों ने रेनेसां मूवमेंट आरंभ किया और ग्रीक और रोम और इटली का जो पुराना लिटरेचर था, जो अच्छी बातें उसमें लिखी हुई थी, ऐसी चीजें जो लिखी थी जो कि ह्यूमनिज्म को बढ़ावा दे सकती थी, उन सबको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। इंग्लिश सोसाइटी में उनको फैलाया गया, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो अपनी शक्तियों को पहचाने और समाज में सुधार कर सकें। तो राइज ऑफ ह्यूमनिज्म का आरंभ भी, अगर हम अब तक चले तो मैंने कहा जैसे कि चैलेंज टू द कैथोलिक चर्च तक सब कुछ निगेटिव रहा, लेकिन इसी को मॉडर्निज्म भी कहा जाता है। मिडिल एज तो है, लेकिन चौसर एज को मेडिवल के साथ साथ मॉडर्न भी कहा जाता है। तो मॉडर्न तो यहां से स्टार्ट हुई जब राइज ऑफ ह्यूमनिज्म स्टार्ट हुआ। और अगर हम बात करते हैं रेनेसां मूवमेंट और रिफॉर्मेशन मूवमेंट की, तो ये दोनों के दोनों मूवमेंट जो हैं वो स्टार्ट तो 14th सेंचुरी में हुए, लेकिन अपनी पीक तक ये 16th सेंचुरी यानी कि एलिजाबेथन एज में जाकर पहुंच पाए। इन दोनों मूवमेंट के बारे में विस्तृत चर्चा मैं अपने कुछ आने वाले वीडियोस में आपके साथ करूंगा। और लास्ट मैंने पॉइंट लिखा है इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। अगर हम बात करें तो जब ये रिफॉर्मेशन और रेनेसां मूवमेंट आए, उस समय लोगों में जागृति हुई, लोगों को अपनी जो शक्तियां थी उनका पहचान लोगों को हुई, और तब जाकर आप कहें इंडस्ट्रीज सेटअप होना प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इकोनॉमिक सिस्टम सुधरने लगा। ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल इंग्लैंड आप कहें तो वो भी कब शुरू हुआ? चौसर एज में। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चौसर एज से रिलेटेड मैंने आपको जो कंटेम्पररी कंडीशन थी उसके बारे में समझाया। इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा।